नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 34 होने जा रही है। इस क्लास में आपको दो सवाल मिलेंगे सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होने वाले नवाचार पर आधारित। अगर बात करें सूचना सहायक एग्जाम की, तो 21 जनवरी 2024 को एग्जाम डेट है, वो आपकी फाइनल है। तैयारी करते रहिएगा बढ़िया तरीके से, अपने टाइम शेड्यूल को चेंज करिएगा, समय को बढ़ाइएगा और जितना हो सके रिपीट करिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का एक सबसे बड़ा जो आपका बेनिफिट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपके पास अब अगर कोई बढ़िया चीज आ सकती है तो वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। कल्पना हम कुछ अलग करते हैं, पढ़ते हम कुछ अलग है और पेपर में सवाल जो हमें मिलते हैं वो कुछ अलग तरीके से मिलते हैं। इसलिए हमने बढ़िया पढ़ा है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी होगी आपने। इन सब के बाद भी अब आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि जैसे मान लो आज आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको आप करिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता रहे कि हमारा जो पेपर है उसके जो ऑप्शन है ना, आज के समय में पेपर सारी चीजें जो डिपेंड है, वो सबसे बड़ी चीज है ऑप्शन पे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले भी पेपर ऑप्शन पे डिपेंड थे और आज भी ऑप्शन पे डिपेंड है, लेकिन अब जो सबसे मेन चीज है वो ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते हैं जो स्टेटमेंट आधारित होते हैं। वो जो ऑप्शन है इस पर आपका विचार क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सामने वाला गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। इस बात का पता तभी लगाया जा सकता है दोस्तों, जब आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसने तो दो स्टेटमेंट दे दी कि पूछा कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। उसने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब्स ने की। दूसरा कहा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान सीईओ सत्या नडेला है। अब दोनों बातें उसी ने बोली है, हमें तय करना है कि सही बोली है या गलत बोली है। इस चीज को करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बेहतर तरीके से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझकर करते हैं तो आप इन चीजों को हल कर सकते हैं। सवाल मुझे लगता है अब मुश्किल ज्यादा नहीं है, बल्कि पूछने का तरीका मुश्किल हो गया। चीजें वही हैं, कोई इनपुट का पूछे, आउटपुट का पूछे, प्रोग्रामिंग का पूछे, डीबीएमएस का पूछे, कुछ भी है। आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर देखा होगा, इसके अलावा जहां भी कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है हर एक पेपर को देखा होगा, तो उन्होंने जो भी सवाल पूछा है ना, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट वाइज पूछा है। और स्टेटमेंट के सवाल तभी दोस्तों हल हो सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके की हो, आपने बढ़िया तरीके से थ्योरी को पढ़ा हो। और थ्योरी को किस तरीके से पढ़ा, ये भी अलग चीज है कि आपने उसको कितना पढ़ा है। मान लो किसी चीज को आपने अधूरा पढ़ा हुआ है तो स्टेटमेंट वाले सवाल आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए हर एक चीज के पॉजिटिव नेगेटिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कब बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या यूज है, ये सारी बातें अगर किसी के बारे में पता है ना, तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए अब आप बचे हुए समय के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा उन क्वेश्चंस पे जो ऑब्जेक्टिव है, साथ में जिनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि आप अपना जो उद्देश्य है उसमें कामयाब हो सकें, सक्सेस हो सकें। इसलिए आप कोशिश इस तरीके से करिएगा, थ्योरी पढ़िएगा अच्छे तरीके से। कोई भी चीज आपको नहीं मिलती है तो उसमें साथ में एड ऑन करिएगा, ताकि आप उसकी स्टेटमेंट को क्लियर कर सकें। क्योंकि बोलने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इस चीज का मूल्यांकन करना दोस्तों कहीं न कहीं मुश्किल होता है। क्योंकि वो कह रहा है, वो भी अपने को समझना है, वो कह रहा सही है या गलत है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। समय अपने पास है, इसी समय में आपको ये सब चीजें करनी है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी मेरे दोस्त लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज अपनी जो क्लास है दोस्तों, ये है 34 नंबर क्लास है। इस क्लास की बात करें, इससे पहले आप सबकी एक छोटी सी डिमांड थी कि सर आप एमसीक्यू बैच लेकर आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे। एमसीक्यू बैच का मतलब है कि अब मुझे नहीं पता कि एमसीक्यू बैच के अंदर किस उद्देश्य से आपने डिमांड की है, बट मैंने जो सोचा है वो मैं आपको बता देता हूं। इस बैच के अंदर होगा क्या, आपको 1500
प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ये जो 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या होंगे, जो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, इन 4 ऑप्शन के बारे में भी पूरा का पूरा आपको डिटेल में मैं ये करवाऊंगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर देखो, इतनी मेरी 7000 क्वेश्चन की बुक भी है, एक मॉडल पेपर भी मेरे मार्केट में आ रहे हैं, वहां से भी आप उनको कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास का एकमात्र आपका सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन, 3 तो अलग होंगे, एक अलग होगा, ये बात ठीक है। वो 3 अलग है वो क्यों है, और जो एक अलग है वो क्यों है, ये चीज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। इसमें टोटल 1500 प्लस व्याख्या सहित प्रश्न रहेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और जो क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन जो आपके सामने लेके आऊंगा, उसके लिए मैं आपको एक मॉडल पेपर, एक फ्री क्लास यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप उसको देखिएगा कि किस तरीके के सवाल है वो सर करवा रहे हैं। तो अपने हर एक टेस्ट के अंदर कोशिश रहेगी कि 50 से 60 सवाल आप तक हल करवाए जाए, क्योंकि 50 क्वेश्चन को हल करने का मतलब दोस्तों लगभग 2 घंटे के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीधा करवाना हो ना, तो ये है कि ठीक है कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को विस्तार से, जैसे आईटी वाली क्लास में मैंने बोला हर क्लास में है कि 2 पर्सन लेकर आ रहा हूं, लेकिन अगर उनको देखेंगे तो पूरी 15-20 मिनट की क्लास के अंदर मैंने हर एक ऑप्शन को पूरा विस्तार से आपको बताया हुआ है। तो ये उद्देश्य लेकर मैं एमसीक्यू बैच लेकर आ रहा हूं। अगर आपका कोई अलग से इस पे डिमांड है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सही चीज सही रही तो मैं आपकी उस बात पर विचार भी करूंगा, और रहा सही तो मैं उसको चेंज करने की भी कोशिश करूंगा। तो ये है एमसीक्यू बैच। आपके हिसाब से इसमें और क्या होना चाहिए, ये आप मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के सवाल को देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। किंडल किसका प्रोडक्ट है? किंडल किसका प्रोडक्ट है जो ई रीडर्स के लिए बनाया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। ई रीडर्स के लिए बनाया गया है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी चीज को रीड कर रहा है, उसके लिए एक किंडल प्रोडक्ट बनाया गया है। किंडल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये इसने पूछा है। सबसे पहले आपके सामने सवाल आता है एप्पल कंपनी का। दोस्तों, एप्पल कंपनी की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? 1 अप्रैल 1976 को। 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की स्थापना की किसने? तो आप बता देना, स्टीव जॉब्स ने, स्टीव वोजनिएक, रोनाल्ड वैन, और इसके मुख्यालय की बात करें, हेड ऑफिस की बात करें तो कहां है? कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। और अगर एप्पल कंपनी के वर्तमान सीईओ पूछ ले आपसे तो भी आप बता देना दोस्तों, एप्पल कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो आप सब जानते हैं, टिम कुक है। कौन है? टिम कुक है। अब दूसरी जो कंपनी है दोस्तों, वो अपने पास कौन सी है? गूगल कंपनी है। दोस्तों, अगर गूगल की बात करें तो गूगल की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998। एक व्यक्ति का नाम आता है लैरी पेज। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सवाल पूछा गया था, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। और मुख्यालय की बात करें तो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। और गूगल के सीईओ आप सब जानते हैं कौन है? सुंदर पिचई। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। अब इसने पूछा क्या है कि किंडल किसका प्रोडक्ट है, तो हमारे सवाल का जवाब क्या है? अमेजोन है। कभी भी आपने अमेजोन पर विजिट किया हो तो कोई बुक अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें दोनों आता है, पेपर बैक और किंडल। पेपर बैक और किंडल। अगर पेपर बैक की बात करें तो आपके घर में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, बुक आ जाएगी। किंडल का मतलब है कि आप उसी मोबाइल, उसी टैब में, उसी डिवाइस के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। इसलिए किंडल का संबंध किससे है? तो आप कह सकते हैं अमेजोन से है। किंडल की बात करें तो किंडल किसके लिए है? ई रीडर्स के लिए, जो ऑनलाइन रीडिंग का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए क्या है? किंडल दिया गया है। किस कंपनी के द्वारा दिया गया है दोस्तों? अमेजोन कंपनी के द्वारा दिया गया है। कुछ बात करते हैं अमेजोन कंपनी के बारे में। अमेजोन कंपनी की बात करें, अमेजोन कंपनी का एक क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट
अमेजॉन कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो किस नाम से है? अलेक्सा के नाम से है। किस नाम से है? अलेक्सा के नाम से। अमेजॉन कंपनी का दोस्तों एक क्या है? वेब ब्राउजर है। अमेजॉन कंपनी का एक क्या है? वेब ब्राउजर है। आप सब जानते हैं किस नाम से है? अमेजॉन सिल्क के नाम से है। किस नाम से है? अमेजॉन सिल्क के नाम से है। और अमेजॉन कंपनी की अगर बात करें तो अमेजॉन कंपनी का एक क्लाउड सर्वर भी है। क्लाउड की अगर बात करें तो किस नाम से है? AWS के नाम से। AWS क्या है साथियों? Amazon वेब सर्विस। Amazon है वेब सर्विस। AWS क्या है? Amazon वेब सर्विस है। NCSA की अगर बात करें तो NCSA की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना। NCSA क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। क्या है सर ये NSA? NSA की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या बनाया था? मोजेक बनाया था। क्या बनाया था? मोजेक बनाया था। मोजेक एक क्या है? वेब ब्राउजर है। मोजेक एक क्या है? वेब ब्राउजर। मैंने हर क्लास में बताया है कि अगर आपसे पूछे कि पहला वेब ब्राउजर ग्राफिकल कौन सा है तो आप सबको पता है एयरवाइज है। ऑप्शन में नहीं हो तो अगर आपसे पूछे कि पहला ब्राउजर के रूप में कौन सा है तो आप कह सकते हैं मोजिक है। कौन सा है? मोजिक है। वैसे तो अगर पूरे इतिहास की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब है वो सबसे पहला कौन सा है? एक वेब ब्राउजर है। मोजेक भी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। यानी कि नेटस्केप नेविगेटर से पहले किसका यूज किया गया था? मोजेक का यूज किया गया था। मोजेक को बनाया किसने था? NCSA ने। अब ये NCSA का सवाल कहां पूछा गया था? कोई SSC का पेपर था दोस्तों, उसके अंदर ये इन्होंने सवाल पूछा था कि मोजेक किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप बता सकते हैं NCSA। इसका जैसे पूरा नाम है ना मोजेक का, वो है ही क्या? NCSA मोजेक है। NCSA मोजेक है। अभी वर्तमान में तो शायद ये डिसकंटिन्यू है, यूज इतना नहीं होता, लेकिन अगर बात करें NCSA की फुल फॉर्म तो आप विशेष ध्यान रखिएगा क्या फुल फॉर्म है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है। इसका जो मुख्यालय है NCSA का, ये भी आप याद रख लेना, कहाँ है? यूएस में है। कहाँ है? यूएस के अंदर है। तो आपको पता चल गया किंडल प्रोडक्ट किसका है? तो अमेजॉन कंपनी का है। हो गया क्लियर? और अगर बात करें एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी के क्लाउड की बात करें, एप्पल कंपनी के क्लाउड की बात करें तो आप सब जानते हैं किस नाम से है? आई क्लाउड के नाम से है। किस नाम से है? आई क्लाउड के नाम से। गूगल के क्लाउड की अगर बात करें तो गूगल का क्लाउड आप सब जानते हैं किस नाम से है दोस्तों? गूगल ड्राइव के नाम से है। किस नाम से है? गूगल है ड्राइव के नाम से है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दी है। NCSA क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ने मोजेक ब्राउजर 1993 में बनाया था। मोजेक कब बना था? 1993 में। NCSA का मुख्यालय यूएस में है। मोजेक ब्राउजर को मार्क एंडरसन ने बनाया था। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर पूछे कंपनी तो कौन सी है? NCSA। और अगर पूछे व्यक्ति का नाम तो किसने बनाया था? मार्क एंडरसन ने बनाया था। किसको? मोजेक ब्राउजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी कौन सी कंपनी की है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्टिव एक्स कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी की है? इंटेल। दोस्तों अगर इंटेल की बात करें तो इंटेल की स्थापना 18 जुलाई को, इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को एक व्यक्ति का नाम आता है गॉर्डन मुर्रे। गॉर्डन मुर्रे। और एक साथी है रॉबर्ट नोइस। रॉबर्ट नोइस ने कहा की थी? सांता क्लारा कैलिफोर्निया में। सांता क्लारा कैलिफोर्निया में। सांता क्लारा कैलिफोर्निया के अंदर। कहां की? सांता क्लारा कैलिफोर्निया। IBM की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बिजनेस मशीन। IBM कंपनी को बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं। ये किसी पेपर में सवाल पूछा गया है। IBM को किस नाम से? बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 4 अप्रैल को। कब हुई? 4 अप्रैल 1975 में। व्यक्ति का नाम आता है बिल गेट्स। क्या नाम आता है? बिल गेट्स। और एक साथी थे इनके पॉल एलन। क्या नाम है? पॉल एलन। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्यालय की बात करें
हेड ऑफिस की बात करें तो आप सब जानते हैं कहाँ है, रेडमंड। कहाँ है, रेडमंड वॉशिंगटन। अब आप सोच रहे होंगे सर आईए के पेपर में ये सवाल थोड़ी पूछे जाते हैं। ये पूछा गया है 2018 के सूचना साइक में कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता सकते हैं रेडमंड वॉशिंगटन के अंदर है। आप पूछेंगे कि सर इनकी स्थापना थोड़ी पूछी जा सकती है, बिल्कुल सुंदर पिचई। इसकी जो बात करें गूगल की, तो जो अनुदेशक का पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि जो लैरी पेज है इसका संबंध किससे है। मार्क जुकरबर्ग का पूछा गया था, एक पूछा गया था जॉन मैकार्थी जो एआई के जनक है। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखिएगा, यही सवाल है जो आपको पॉजिटिव करके लेके जाएंगे, प्लस में लेके जाएंगे, हर बात को याद रखिएगा दोस्तों। अब अगर बात करें तो एक्टिवएक्स किस कंपनी की टेक्नोलॉजी है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एमएस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर न्यू विंडो पूछे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की न्यू विंडो पूछे तो कौन सी है, विंडो 11 है। विंडो 11 कब आई थी, आपको सबको पता है, ये 5 अक्टूबर 2021 को। इसका जो नया ऑफिस का वर्जन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का, वो कौन सा है, ऑफिस 2021। ये भी कब आया था, 5 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 2021 को। अब इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। एक्टिवएक्स क्या है ये बताने की कोशिश। एक्टिवएक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन की गई। देखो दोस्तों एक्टिवएक्स है क्या, पहले इस चीज को समझिएगा। एक्टिवएक्स का मतलब है कि कोई आपके पास एप्लीकेशन है या आपके कोई वेब पेज है या वेबसाइट है, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन चाहिए बिना किसी डेवलपर की सहायता के लिए, तो आप एक्टिवएक्स का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई डिमांड ऐसी हो जो आपके उस एप्लीकेशन में नहीं है, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है दोस्तों, एक्टिवएक्स। पहला सवाल कि एक्टिवएक्स क्या है, तो एक टेक्नोलॉजी है। एक्टिवएक्स किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की। तीसरा सवाल ये कि एक्टिवएक्स का यूज क्या है, किसी भी एप्लीकेशन की या वेबसाइट की फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए या एक्स्ट्रा फीचर को ऐड ऑन करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्टिवएक्स का यूज कर सकते हैं। ये बातें यहां लिखी हुई है। एक्टिवएक्स के यूज से किसी भी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को बढ़ाया जा सकता है। एक्टिवएक्स से एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए जा सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन और वेबसाइट के बिना किसी डेवलपर के, बिना किसी डेवलपर के, तो आप ये चीजें ले सकते हैं। हो गया क्लियर। ये है अपने पास एक्टिवएक्स। कई बार ना ये पेपर में सवाल कई ऑप्शन में भी मिला हुआ है कि एक्टिवएक्स क्या है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। एक्टिवएक्स एक कैसे है, टेक्नोलॉजी है जो बिना किसी डेवलपर की सहायता से आप किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फीचर्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूं आप सबके लिए। यहां पर एक सवाल लिखा हुआ है GNU। क्या लिखा हुआ है, GNU। GNU कमेंट करके बताइएगा GNU की फुल फॉर्म क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। GNU पूरा लिखा होता है GNU लाइनेक्स। क्या लिखा होता है, GNU लाइनेक्स। फुल फॉर्म बताइएगा GNU की फुल फॉर्म क्या है। जिनकी तैयारी बेहतर है कमेंट करके जरूर बताना मेन कमेंट बॉक्स में GNU की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपका कमेंट नहीं आया तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। दो सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। पहला सवाल कि GNU की फुल फॉर्म क्या है ये बताइएगा। दूसरा सवाल कि MCQ बैच को लेकर आपकी अगर कोई राय हो तो आप जरूर बताइएगा, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज को चेंज करने के लिए। ये जो MCQ बैच होगा दोस्तों, ये आपके लिए एक ना कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि हर एक टॉपिक के बारे में आपको मान लो 50% मिले या 60% मिले या 20% मिले 40%, बात ये नहीं है कि पर्सन कितने मिले, बात ये है कि उन पर्सन से हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कोशिश कर रहा हूं मैं आप सबके लिए। तो आपके अगर कोई सुझाव हो तो उन पर मैं पूरा विचार करूंगा। मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों MCQ बैच के बारे में। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम MCQ कहाँ से करें, तो मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की 7000 क्वेश्चंस की बुक है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो दिन में मार्केट में मेरे 15 मॉडल पेपर भी आ रहे हैं कंप्यूटर विषय पर संबंधित, 1500%, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। MCQ बैच आपके सामने है। पढ़ने वाले बनो, मेहनत करने वालों बनो। ऑप्शन इस दुनिया में बहुत सारे हैं, सुविधाएं बहुत है, लेकिन ये है कि एक जगह टिक कर काम कर लो, सक्सेस हो जाओगे। हर जगह इधर उधर करने से डेटा कहीं ना कहीं क्लैश भी करेगा और नुकसान भी होगा उस चीज का। इसलिए वेरीफाई करने का अब समय नहीं है। जो जानकारी आप तक पहुंच रही है, जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे हो, उस टीचर की बातों पर विश्वास करके
और बढ़िया तरीके से आप करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे किसी प्लेटफॉर्म पर आकर आप पढ़ें, मैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ, कोई दूसरा कम करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक टीचर अपने आप में सुपीरियर है, हर एक कोचिंग सेंटर अपने आप में बेस्ट है। हर व्यक्ति प्रयास करता है अपना बेहतर करने का, क्योंकि कोचिंग सेंटर को भी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है बच्चे की कि उसका सिलेक्शन हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी भी कोचिंग सेंटर के बारे में, बट ये है कि आप फोकस रखिएगा अपने, कि मान लो आपको आईटी की मेरी क्लास देखनी है तो आपने क्लास देखी, 15 मिनट 20 मिनट फोन अपने पास आया, क्लास देखी, उसके बाद यूट्यूब बंद। बस इतना काम जरूर करिएगा कि बस यूट्यूब मोबाइल से जितनी देर वास्ता है उतनी देर वास्ता रखिएगा। किसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, किसने ब्लॉक किया है, रिप्लाई क्यों नहीं किया, स्टेटस क्यों नहीं दिख रहा, स्टेटस क्यों नहीं लगाया, डीपी क्यों नहीं शो हो रही, ये बात हमें अपने देखेंगे। जिस दिन सूचना सहायक में सिलेक्शन हो जाएगा तो जिसकी डीपी नहीं शो हो रही उसकी डीपी भी होगी, स्टेटस नहीं शो हो रहा स्टेटस भी होगा, और जिसने रिप्लाई नहीं किया वो रिप्लाई भी करेगा। लेकिन समय ऐसा होगा कि आप दोबारा रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको बचे हुए जो 40-50 दिन हैं इसमें खूब मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है दोस्तों। तो लगे रहिएगा और फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।